नमस्कार। अनादि टीवी की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। तालीम का अक्लमंदी से कोई सीधा नाता नहीं होता। कोई अंगूठा छाप भी दिमाग के मामले में अच्छे पढ़े लिखों को भी मात दे देता है, तो कोई पढ़ाई का दिग्गज कुछ ऐसा कर गुजरता है जिससे उसके शिक्षित होने पर सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन के साथ होता दिख रहा है। इसके विरोध में उठे ज़्यादातर स्वर खालिस रूप से प्रायोजित की श्रेणी में दिख रहे हैं। ऐसा कहने की कई पुख्ता वजह हैं। पहला तो ये कि आंदोलन में किसानों से ज़्यादा दूसरे वर्ग के लोग और उनसे भी ज़्यादा राजनीतिक दलों की रुचि नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश को ही लीजिए, किसी समय किसान आंदोलन का गढ़ बने मंदसौर में आज भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया गया, लेकिन उसमें किसान नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे। भोपाल में जो हुजूम आज दुकानें बंद कराने के लिए उतरा, उसमें एक भी किसान नहीं दिख रहा था। आज का बंद उन्हीं जगहों पर असरकारी दिखा जहां बीजेपी के विरोधी दलों की सरकार है। साफ है कि किसानों से जुड़े 3 बिलों का एक सोची समझी रणनीति के तहत विरोध किया जा रहा है, और जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं उनमें से ज़्यादातर या तो किसी गाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं और या फिर उन्हें इन बिलों की कोई समझ ही नहीं है। आइए इसी मसले पर और चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये प्रस्तुति। अब क्या इस बात को गलत माना जाए कि देश का किसान अपनी फसल को मर्जी के मुताबिक कहीं भी बेच सकता है? जाहिर है कि ऐसा होने से उसे अच्छी कीमत का फ़ायदा मिलेगा। क्या इस बात का विरोध किया जाना चाहिए कि किसान अपनी ज़मीन को किसी निजी एजेंसी को किराए पर देकर अपनी फसल की तुलना में बहुत अधिक मुनाफा कमा सके? या फिर इस व्यवस्था को किस तरह गलत करार दिया जा सकता है कि अन्नदाता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से इतर भी उसका सौदा करने का अधिकार मिल जाए? अब चौंकाने वाली बात यह कि इन्हीं व्यवस्थाओं को 3 कृषि कानूनों में शामिल किया गया है और इन्हें ही किसानों के हित के खिलाफ कहकर प्रचारित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाते चले आए हैं, खुद वे भी इन व्यवस्थाओं का विरोध करने पर पिल पड़े हैं। आखिर ये मुखालफत किस बात की हो रही है? क्या दिक्कत इस बात की है कि केंद्र सरकार ने किसानों की फिक्र की है, या कुछ लोगों को यह खटक रहा है कि यदि किसानों की बड़ी समस्याएं यूं ही दूर कर दी गईं तो फिर उन्हें किन लच्छेदार लेकिन खोखले आश्वासनों के दम पर और बरगलाया जा सकेगा? एक बात और, किसान आंदोलन के जो नेता नुमा चेहरे सामने आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर खेती से जुड़े हुए दिख ही नहीं रहे हैं। तो क्या ये वह वर्ग है जो किसान की फसल को औने पौने दाम में खरीद कर उसे बहुत महंगे दाम पर बेचता चला आ रहा है? अब इस मसले पर नीति और नीयत के तहत बहुत बारीक फर्क को समझते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी अपनी तरह से जैसे इन कानूनों की व्याख्या की है, वो इस मसले की सच्चाई और इस पर हो रही राजनीति को समझने के लिए पर्याप्त हैं। फसल को जहां चाहे बेचे, मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी में भी खरीदी चलेगी। लेकिन अगर कोई हमारे अच्छा दाम देके घर से खरीद ले जाए तो वहां भी बेच सकते हैं। अगर कोई सागन में अच्छी दाम दे रहा है तो मंडी वाले दादागिरी करें कि मंडी में बेचो, नहीं तो पकड़ लो मंडी के बाहर, मंडी टैक्स की चोरी। अब कुछ नहीं है, सब खत्म। जिसको जहां बेचना है वहां बेचो। दूसरी इसमें व्यवस्था है कि अगर मेरी और किसी निवेशक की, मान लीजिए किसी को आलू पैदा करवाना है और कहीं और बेचना, फैक्ट्री में ले जाना, और तय हो जाता है कि मैं आलू इतने रुपया किलो जब आपके पैदा हो जाएंगे खरीदूंगा। किसान ने हिसाब किताब लगा दिया कि भैया अगर इसमें मुझे पूरा और पैसा अच्छे मिल रहे हैं तो किसान और कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो आपस में समझौता कर ले और पहले से रेट तय हो जाए फसल की। सोयाबीन 4000 रुपया कुंटल में दूंगा मान लीजिए,
बासमती धान आप पैदा कर रहे हैं, कोई पहले से आपसे कांटेक्ट कर ले, आज तक कर लो साहब हम 2500 रुपया देंगे, और किसान को पट्टा सौदा वो पहले कर ले। तीसरी चीज, व्यापारियों के लिमिट इतने से ज्यादा नहीं खरीद सकते, इतने से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते, वो लिमिट खत्म कर दी कि जिसको जितना खरीदा वो खरीदो। अगर ज्यादा खरीदेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मुख्य रूप से बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के 3 कानून जो बने हैं, ये सीधा 62 करोड़ से भी अधिक किसान इस देश के जो अन्नदाता हैं उसके खिलाफ ये काले कानून हैं। इसका विरोध तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। साफ समझ में आता है जब जिन 3 बातों को लेकर बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी रहेगी, एमएसपी से इतर भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इतर भी उस फसल को अपनी बेच सकता है, और तीसरा वो अपनी ज़मीन पर किसी और के लिए खेती करके पहले से तय कर सकता है कि उसे उस उपज का इतना पैसा मिलेगा, चाहे उपज उस लायक हुई हो या नहीं हुई हो। और सबसे बड़ी सहूलियत उसे ये भी दी गई है कि यदि उसे लगता है कि उपज का कम दाम मिल रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर आ सकता है। इतने स्पष्ट 3 नियमों के बावजूद यदि इस बिल को, इन कानूनों को किसानों के खिलाफ कहा जा रहा है, इसके खिलाफ देश भर में आवाज़ उठने का दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किसान इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो इस पर सवाल उठने लाजमी हैं, इस पर संदेह होना बहुत स्वाभाविक तरीके से बात होती है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वही बात उन्हें सख्त नागवार गुजरी है। वो चीज़ें जो इस कानून में कहीं पर है ही नहीं। जैसा कि साफ बात है कि यदि किसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है तो इससे उसकी ज़मीन छिन जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन प्रचारित इस तरीके से किया जा रहा है। यदि किसान मंडी से बाहर कहीं अन्य भी अपनी फसल बेच सकता है तो इसमें बुरा कहाँ से कहा जाना चाहिए। इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता बंशीलाल गुर्जर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। हम उनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे। गुर्जर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गुर्जर जी, किसान बिलों को लेकर जो विरोध चल रहा है और आज भारत बंद किया गया है, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि काले कानून है, किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, किसानों की आज़ादी छीन ली जाएगी, उनके सारे हक मार दिए जाएंगे। आप इन सारे आरोपों को किस नज़रिए से देखते हैं और इन पर आपका क्या कहना है? इन आरोपों को मैं पहली बार में ही खारिज करता हूं, कोई दम नहीं है इन आरोपों में, और इसलिए नहीं है कि भारत सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो प्रावधान सारे के सारे किसानों को और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, यूपीए सरकार में इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना करके एग्रीकल्चर मिनिस्टरों का एक ग्रुप बनाया था और ये कहा था कि हम मॉडल एक्ट लेकर के आएंगे, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, उस रिपोर्ट में तो उन्होंने एपीएमसी को समाप्ति करने की सिफारिश की थी। तो मोदी जी ने उसको कहा है कि हम इसमें किसान हितैषी प्रोविजंस करके और किसानों को और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं, और उसी को लेकर के एपीएमसी के संशोधन वाला जो एक्ट है वो भारत सरकार लेकर के आई है। अब उस एक्ट में ये है कि हमारा जो किसान है उस किसान को एपीएमसी के अलावा भी अगर उसको ये लगता है कि एपीएमसी के बाहर मुझे बेहतर कीमतें मिल सकती है और बेहतर खरीदी और कोई कर सकता है, तो मंडियों जैसी और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो जाए, उसके लिए बैरियर फ्री व्यवस्था करने का काम भारत सरकार ने किया है।
ये किसानों के हक में है, मंडी के अलावा भी किसान को अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा जो उन्होंने असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो प्रोविजन किया है, यूपीए गवर्नमेंट तो उस एक्ट को ही खत्म कर रही थी। भारत सरकार ने तो केवल उसमें से प्याज, आलू और एक दो तीन चीजों को निकाल दिया है। और दो तीन चीजों को निकालने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये है कि जब प्याज 2 रुपए किलो बिकता है और 250 कुंटल से ज्यादा रखने की किसी व्यापारी को अनुमति नहीं होगी, तो मार्केट में जब किसान को बाजार की जरूरत होगी उस समय बाजार देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उस पर पाबंदी होगी कि वो खरीद के रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और यही स्थिति आलू की भी होती थी। जी जी बंशीलाल जी, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इतनी जब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, आपने भी इन चीज़ों के बारे में बताया, हमने भी जो तफ्तीश की उसमें समझ में आया कि वाकई ये ज़्यादातर प्रावधान किसानों के हित में ही है, तो फिर बात क्या है कि केंद्र सरकार इस मसले पर किसानों को अब तक कन्विंस नहीं कर सकी और नौबत भारत बंद तक की आ गई? देखिए, मैं इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये जो झगड़ा है ये कमीशन का झगड़ा है। एक स्पष्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है वो खरीदी बिना किसी कमीशन के होती है, बिना किसी बिचौलिए के होती है। और हमारी जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी खरीद करके सरकार के गोडाउन्स में जमा करा देती है। और यही व्यवस्था आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में वहां का जो कमीशन एजेंट है वो 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा किसान से आड़त लेता है और आड़त लेकर के और 3% कमीशन पर खरीदी करके सरकार के गोडाउन्स में जमा कराता है। मध्य प्रदेश की मार्केटिंग व्यवस्था बहुत बेहतर है और उसी को मॉडल मानते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में ये नया जो अमेंडमेंट है, ये कानून सरकार लेकर के आई है। इसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल हम कमीशन से वंचित ना रह जाएं, इसके लिए कुछ लोग जो कमीशन एजेंट का काम करते थे वो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जी जी, मेरा ये कहना है कि वो अगर वास्तव में विरोध कर रहे हैं तो ये इस बात की आश्वस्ति भी दे कि हम बिना आड़त के सरकार को खरीद करके देंगे। ये कोई दे सकता है क्या? मध्य प्रदेश दे रहा है, क्यों नहीं आप मध्य प्रदेश का मुकाबला कर पा रहे हो? जी जी जी, बंशीलाल जी, अब हजारों करोड़, 3,000 4,000 करोड़ रुपए का कमीशन पंजाब के किसानों को लगता है। पंजाब का किसान विरोध कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन पंजाब के किसान को इस बात की कहीं न कहीं शंका है कि जो कमीशन एजेंट उसके लिए काम करता है, उसको मदद करता है, उसकी कृषि उपज को खरीद करके सरकार को देता है, वो व्यवस्था उसकी ध्वस्त ना हो जाए। मैं कह रहा हूं कि पंजाब सरकार क्यों नहीं मध्य प्रदेश जैसी जो हमारी टैक्स सोसाइटियां हैं उनको इतना मजबूत करे कि वो खरीद केंद्र स्थापित करके और उनकी खरीद करके बिना कमीशन एजेंट के उनको उनकी उपज खरीद ले। क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? खामियां राज्य सरकारों की व्यवस्था में है, भारत सरकार के इस कानून में कोई खामी नहीं है। भारत सरकार ने किसानों को लूट से बचाने के लिए इन विधेयकों को लाया है। जी जी जी, बंशीलाल गुर्जर जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता बंशीलाल गुर्जर को, जिनका कहना था कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाए हैं और ये राज्य सरकारों की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनके चलते किसान नाराज़ है। उन्होंने ख़ास तौर पर पंजाब का जिक्र किया और कहा कि वहाँ पर क्योंकि खरीदी केंद्र नहीं बनाए गए, आड़तियों के हवाले पूरी व्यवस्था करके रख दी गई है, इसके चलते वहाँ पर ज़्यादा स्थिति विकट हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जिसने इस आंदोलन को काफ़ी समर्थन दिया है। कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी और कुछ विपक्षी दल भी इन कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अनिल यादव जी मध्य प्रदेश के किसान नेताओं में एक प्रमुख नाम है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी से इस बारे में बात करेंगे। यादव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अनिल यादव जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही हूँ। जी जी, यादव जी नमस्कार। किसान आंदोलन, भारत बंद और कृषि कानून, इनको लेकर सबसे पहले हम संक्षेप में आपकी राय जानना चाहेंगे। जी जी, अभी जैसे मैं बीजेपी नेताओं को सुन रहा था कि जहाँ पे जो सरकार इनकी होती है या कांग्रेस की हो या बीजेपी,
वहां पे ये जो कानून लाए या किसानों के बारे में करे, बड़े हितकारी लगते हैं इनको। और जहां दूसरी सरकार होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस के वालों के यहाँ बुरा लगता है, और कांग्रेस की हो तो बीजेपी। सिर्फ इनका काम है विरोध दर्ज करना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन बीच में पिसता है किसान, आमजन, उसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एक दूसरे पे आरोप मढ़ के उससे भागना चाहते हैं। सही बात, आज 1.5 करोड़ किसान वहां मध्य प्रदेश से भी गया हुआ है, राजस्थान 1.5 करोड़, टोटल 1.5 करोड़ किसान वहां पे लगा हुआ है पूरी बाउंड्री पे। राजस्थान से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से गया हुआ। सिर्फ अगर ये बात की जाए कि वहां पंजाब का ही किसान है, कांग्रेस से ही किसान है, भाई कि किसान क्या कांग्रेस और बीजेपी का हो गया? किसान किसान नहीं रहा? मैं अगर किसान हूं और किसी पार्टी में हूं या काम कर रहा हूं तो किसान नहीं हूं क्या? ये गलत सोचना है। आज मेरे साथ अनिल यादव जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? अनिल यादव जी से हमारा संपर्क किसी वजह से बाधित हो गया। हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसान नेता अनिल यादव का कहना था कि किसानों को किसी पार्टी के रूप में विभक्त नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें मूलतः किसान मानकर उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी दशा और दिशा के बारे में सोचा जाना चाहिए। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों किसानों को एक इशू से ज़्यादा कुछ नहीं समझती हैं, उसकी समस्याओं की तरफ पूरा ध्यान नहीं देती हैं। तो हम बात कर रहे थे इन 3 कानूनों की, जिनके चलते ये माना जा रहा है कि किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जब फैक्ट्स के आईने में देखते हैं, जब तर्क पर आधारित बात होती है, लॉजिकली जब कोई बात करते हैं, तो ऐसा बहुत कम नज़र आता है। आशंकाएं हो सकता है बहुत ज़्यादा हों। अनिल यादव जी, किसान नेता, हमारे साथ फिर से फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, माफ़ कीजिएगा, किसी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। अब आप कृपया अपनी बात जारी रखें। जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पे धरने पे घुटने के बल मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ केंद्र सरकार से कि ये कृषि बिल जो है, काला कानून है, आपने जो लाए हैं, थोपा है, लाए नहीं है। किसानों से पूछा नहीं, किसान संगठनों से पूछा नहीं, किसी उससे पूछा नहीं, और आपने जबरदस्ती किसानों के बीच में इसको ला करके कोरोना काल में जहां इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता थी वहां इस बिल को लाए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चंद कॉर्पोरेट जगत के लोगों के साथ मिल बैठ करके आपने उनका फायदा सोचा, किसानों का नहीं सोचा, और इस बिल को थोप दिया हमारे ऊपर, इस काले कानून को थोप दिया हमारे ऊपर। तो आज जब करोड़ों किसान विरोध में है, पूरे स्टेट के अलग अलग स्टेट के किसान विरोध कर रहे हैं, तो आप उस पर विचार कीजिए, उसको वापस लीजिए, उसको खत्म कीजिए। जब जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, उसको क्यों परोसा जा रहा है? दूसरी बात, आप स्वामीनाथन आयोग की आपने खुद ने 2014 में जब आए थे तब आपने घोषणा की थी कि हम इसको लेकर के आएंगे, इस समिति को गठित करेंगे। आप उसको भूल गए। हम सैकड़ों बार उसको लेकर के प्रदर्शन कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं। तो आप उसको परोसिए, अगर परोसना है तो। अनिल जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था। अनिल जी, यहाँ मैं चीज आपसे जानना चाह रहा था। आगे अनिल जी, मरने को छोड़ दिया है, जैसे कि शेर के आगे भेड़ को छोड़ा जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ व्यवहार किया। और जिन्होंने भी ये कानून कायदे बनाए, उन्हें एबीसीडी नहीं मालूम होगी कृषि के बारे में कि किसानों को किस चीज की आवश्यकता, किसकी नहीं है। अनिल जी, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल करना चाह रहा हूँ। अनिल जी, आपने जो बात कही उसी के आधार पर, किसान अपनी फसल को मंडी से अतिरिक्त भी कहीं अलग कहीं बेच सके, किसान अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, या किसान एमएसपी से भी इतर कोई विकल्प खोज सके। मैं चाह रहा हूं कि आप इन 3 बिंदुओं के आधार पर बताइए कि इस कानून के विरोध का आधार क्या होना चाहिए। जी, आपने अच्छा सवाल किया, और हमारे पास भी आधारहीन आंदोलन नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, नंबर 1 तो ये है कि इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई भी गारंटी नहीं दी उस कानून के अंदर, कि आपका जो है गेहूं है, चना है, तुअर है, जितनी भी फसलें, इसमें जो है व्यापारी के हाथ में जब आप जाएंगे, सौंपेगी ये केंद्र सरकार, उस समय जो है आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आएंगे। व्यापारी आपके साथ किसी प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदता है तो उसके प्रति ये कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाथ ऊंचा करना चाहती केंद्र सरकार। अभी तो हम लड़के इनसे ले लेते हैं, लेकिन वहां पे हमारी लड़ाई छोड़ दी है उन्होंने एसडीएम और कलेक्टर तक। इतना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रखा कि आप जो है अदालत तक नहीं जा सकते, आपका निपटारा एसडीएम और कलेक्टर ही करेंगे। आज तक इतिहास में ऐसा कौन सा कानून आया, ऐसा कौन सा लॉ है जिस कानून के अंदर लिखा गया कि आपके दरवाजे वहां कोर्ट के लिए बंद होते हैं? क्या हम जो आजाद देश में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? तो आप बोल रहे हैं देश के किसान को आजादी दे दी। अरे गुलामी की तरफ हमारा
आपने तो ताले डाल दिए कि आप अदालत नहीं जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, आप व्यापारियों के रास्ते खोल रहे हैं और किसानों के बंद कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, स्टॉक, आप स्टॉक के लिए खुला बाजार है, आप जितना चाहे स्टॉक कर देते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप बताइए कितने किसान हैं जो स्टॉक कर सकते हैं? किसानों के नाम पर व्यापारी स्टॉक करेंगे, कालाबाजारी करेंगे। आज 2 रुपए किलो तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ना यादव जी, किसान के नाम पर स्टॉक और कालाबाजारी तो अभी भी चली रही है ना। तो ये सिर्फ उद्योगपति और व्यापारियों के लिए, और ये जो चीज है आपको लग रहा है क्यों आपको फायदा है, तभी तो आप इस पे अड़े हुए हैं। क्या फायदा बताइए, आप शपथ लीजिए ना, क्या फायदा हमें ये बता दीजिए, आपको क्या फायदा इससे? जी जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? आपको तो वापस ले लेना चाहिए मोदी जी का या केंद्र सरकार का, इससे क्या फायदा है ये बताइए। जब इतना विरोध हो रहा है प्रदेश भर में, देश भर में, तो आप क्यों अड़े हुए हैं? जी जी जी, निश्चित रूप से अनिल यादव जी, आपने जो बातें कही हैं वाकई इस पर भी गौर होना चाहिए। इस विरोध के जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं उनके आधार पर विरोध होना चाहिए। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अनिल यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में, जहां हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, हमने जो अभी बातचीत की बंशीलाल गुर्जर जी को सुना, अनिल यादव जी को सुना, इसके आधार पर और आज की चर्चा के आधार पर किसान आंदोलन के औचित्य और इसके बिलों के विरोध के आधार पर आपकी राय क्या बनती है? देखिए रत्नाकर जी, जैसे हम किसान नेताओं को सुन रहे थे, इन नेताओं के सुनने के बाद देखिए हर चीज़ का, किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। लोकतंत्र में संवाद ही एक सबसे बड़ा वो है। तो संवाद के माध्यम से यदि किसानों की कोई समस्या है, कोई दिक्कतें हैं, तो वो दूर की जा सकती हैं। इससे ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है, किसानों का आंदोलन। किसान नेता बात करना नहीं चाहते, केंद्र सरकार बार बार कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपको कैसे समझा सकते हैं कि इन कानून में क्या खामियां और कैसे दूर की जा सकती हैं? आप सीधा सीधा मांग कर रहे हो कि वापस आए, क्या मतलब है कि सीधे हम आदिम युग में थोड़ी नहीं लौट जाएंगे। यदि तरक्की करना है, यदि विकास करना है, तो बदलाव जरूरी है। जब हमारा संविधान बदला था, उससे अब तक उसमें कितने बदलाव हो गए हैं, तो बदलाव तो निरंतर होते रहते हैं। हम अब किसानों की बात करें तो यदि किसान पहले तो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो एक समय था, आदि मानव था, तब तो आलू प्याज कंद ये मूल होते नहीं थे। कंद फूल फल फूल खा के वो जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसने पत्थर से अग्नि का निर्माण किया, माचिस आई, बिजली आई, तो एक के बाद एक तरक्की हुई ना। यदि हम ये सोचने लगेंगे नहीं वही व्यवस्था सही थी, तो पत्थर लेके शुरू हो जाओ अभी, तो बात करना पड़ेगा आपको, आगे की तरक्की करना पड़ेगी, तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, उसमें सुधार करते रहना पड़ेगा। इसी तरह आप किसानों को देखिए, किसानों के पहले मंडियां नहीं थी, किसानों से व्यापारी खरीदते थे या एक सामान देके दूसरा सामान ले लेते थे। किसान जो थे गेहूं दे देते थे या चना बोते थे, चना दे देते थे, और हमारे अन्य जरूरी चीज़ें, आवश्यक वस्तुएं जो उनकी हैं, जो जीवन यापन में आ रही हैं, कपड़े हों, चाहे खाने के अन्य सामान हो, दाल चावल हो या कुछ भी हो, तो किसान एक दूसरे से ऐसे ले लेता। इसी तरह व्यापारियों को देकर वो उनसे सामान खरीद लेता था। फिर धीरे धीरे मंडियां आई, मंडी बनाई सरकार ने, मंडी आई तो आप किसान मंडी में जाके बेचने लगा। फिर आज की तारीख में किसान स्मार्ट हो गया, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, तो वो स्मार्टफोन है, यदि मंडी कहीं से हट नहीं रही जबकि सरकार कह रही है, तो यदि वो घर बैठ के बेच रहा है कोई चीज़, हमारे यदि अधिक मूल्य मिल रहा है उसको बिना मंडी में जाए, तो क्यों ना बेचे वो। शहर बाजार पहले अलग था, आज की तारीख में मोबाइल पे चलता है, मोबाइल से आप शेयर खरीदो बेचो, जिसको जहां लगता है तत्काल बेच देता है। तो यदि किसान के लिए भी आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार, तो उससे पीछे क्यों हटना चाहिए? क्यों किसको तकलीफ हो रही है कि मतलब किसान आधुनिक हो जाएगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, वहीं से बेचने लगेगा, अपना बिचौलिया व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो जो आपकी महंगाई है बिचौलियों के ही कारण है, किसान के कारण नहीं है। किसान तो अपना दाम पे बेच देता है, और एमएसपी पे यदि किसी उससे कम दाम में यदि घर पे बैठ के नहीं बेच सकता है तो वो बेचे। मिनिमम मूल्य तो सरकार कम नहीं कर रही है, सरकार स्पष्ट कर चुकी है, मंडियां कहीं बंद नहीं हो रही, किसान को मंडी में जाना है तो मंडी में जाके बेचे। लेकिन देखिए आप इस सब चीज़ों पे किसान पहले दिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए आगे बढ़ी, बातचीत हुई, पहले दिन वो उन्होंने अपनी समस्याएं रखी कि कानून में ये हो, उन्होंने कहा इन पर विचार करेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं पूरा ही आप तो वापस ले लीजिए, आप पूरे ही बिल वापस लीजिए। तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और आपको आधुनिक संसाधनों से लैस होना है, तो आपको संवाद करना पड़ेगा। यदि उसमें कोई कमी है कानून में, यदि बिल में कोई कमी है, तो वो संवाद के जरिए ही, संवाद के माध्यम से ही कम की जा सकती है, और उसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है उसमें, इस कारण किसान भी भ्रमित हो गया। मतलब आप पंजाब से शुरुआत हुई,
इस आंदोलन की। आज पूरे देश में यदि हम देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो उसका असर दिख नहीं रहा है, इक्का दुक्का। यदि किसानों से हम जाके पूछें कि भाई क्या समस्या है आपको, क्या है इस बिल में, आपके खिलाफ क्या जा रहा है, तो मुझे लगता है कि रत्नाकर जी वो तक नहीं बता पाएगा। हर किसान जो आंदोलन कर रहा है उसको भी नहीं है जानकारी, जो समर्थन दे रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्या कमियां हैं उसमें और क्या दूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर संवाद करना चाहिए, किसानों को आगे आना चाहिए और उनको सुनना चाहिए, उनकी क्या समस्या है सरकार से बात करनी चाहिए, और तब उनको क्लियर हो जाएगा कि उनके लिए कोई परेशानी वाला बिल नहीं है। यदि उसमें कुछ भी परेशानी फिर भी निकलती है तो सरकार उसको हल करने के लिए तैयार है। जी जी, निश्चित रूप से आपने सुना हमारे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी को, जिन्होंने कहा कि इस समय संवाद की सबसे सख्त ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है। किसान खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोध की कमान कुछ ऐसे लोगों ने संभाल रखी है, जैसा हमने पहले भी कहा था, जो किसान नज़र नहीं आते हैं, या कम से कम जो अपनी आजीविका के लिए, जो अपना पेट पालने के लिए खेती किसानी पर निर्भर नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में जो फैक्ट्स सामने आए हैं उनमें ये ज़्यादा नज़र आता है कि ये राजनीतिक एक आंदोलन बढ़ चुका है। इस आंदोलन की आड़ में उन लोगों की खेती की कोशिश की जा रही है जिन लोगों का किसानों के शोषण के ज़रिए, किसानों की फसल को औने पौने दाम में ख़रीद कर महंगे बेचने के ज़रिए आज तक जिनका पालन पोषण होता चला जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में उन्हीं लोगों की स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, उन्हीं लोगों की प्रेरणा ज़्यादा है, उन्हीं लोगों का दखल ज़्यादा है, उन्हीं लोगों की रुचि भी ज़्यादा है। तो अब आज की बात समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।